पेश है कहानी पुरानी डैन और दाई माँ का छठा हिस्सा। रात के वक्त हरीश अपनी माँ और तांत्रिक के साथ अपने घर आ गया। उसने घर के बाहर से ही वहाँ पर नज़र रखी। जब रात हुई और पूरा गांव नींद की आगोश में सो गया, तब कामिनी चुपचाप पलंग से उठकर आंगन में आ खड़ी हुई। तांत्रिक और हरीश गौर से उसे देख रहे थे। हरीश की माँ भी कामिनी पर अपनी निगाहें गड़ाई हुई थी। कामिनी पहले से कुछ अलग दिख रही थी। बिखरे बाल, चेहरे पे एक अजीब सी वहशत। वो वहाँ आलती पालती मारकर बैठ गई और कुछ तंत्र साधनाएं करने लगी। वो अजीब सी जुबान में कुछ मन ही मन पढ़ने लगी। फिर वो जो कुछ भी पढ़ रही थी वो धीरे धीरे तेज बोलने लगी, जो साफ साफ हरीश और उसकी माँ को सुनाई दे रहा था। ये कुछ अलग भाषा में ही था, कुछ अलग चीज़। मगर अब वहाँ वो लोग जो कुछ भी देख रहे थे वो बहुत ही भयानक था। हरीश की माँ को तो उनकी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हरीश भी कामिनी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था। वो लोग अभी इन सब चीज़ों को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अजीब सी घटना घटी। वहाँ पर अजीब सा काला सा धुआं न जाने कहाँ से आकर कामिनी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे वो धुआं और भी गाढ़ा होता चला गया और फिर वो एक इंसानी आकृति लेकर कामिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने धुएं के सहारे इंसानी आकृति बनाई हो। वो आम इंसान से ज़्यादा लंबी थी और उसको देखकर यूँ लग रहा था कि जैसे वो अपना सिर और हाथ पैर हिला रही हो। कामिनी उस आकृति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और फिर वो उससे कुछ कहने लगी और ऐसा लग रहा था कि उस काले धुएं की आकृति से अजीब सी कोई आवाज़ सी आ रही हो। कामिनी ने अपना सिर उसके आगे झुकाया और फिर हाथ ऊंचे करके उसकी ओर मुंह करके ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो धुआं वहाँ से गायब हो गया। कामिनी वह अपनी जगह से उठी और वापस अपने कमरे में चली गई। ये सब कुछ देखकर हरीश और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। तांत्रिक ने दोनों को वहाँ से चलने को कहा। हरीश को अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। कहने लगा, ये सब देखने के बाद मैं अपनी बहन को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाने दे और मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा। तांत्रिक ने उन्हें समझाया और उनसे कहा कि वो अपनी बहन की फिक्र ना करें, वो उसकी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। और ये कहते हुए तांत्रिक हरीश और उसकी माँ को वहाँ से चौधरी साहब के घर पर ले आए। कामिनी की हकीकत अब हरीश और उसकी माँ समेत चौधरी और पंडित को भी पता चल चुकी थी। तांत्रिक ने हरीश से कहा, देखो हरीश, मैं अगर चाहता तो तुम्हें बिना बताए ही कामिनी का खात्मा करने की तैयारी कर सकता था, मगर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अगर मैं अपने काम में कामयाब हो जाता तो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए ये सवाल रह जाता कि क्या वाकई में कामिनी का कोई दोष था भी या नहीं। मैंने इसीलिए पहले तुम्हें दिखा देना ही ठीक समझा। असलियत तुम्हारे सामने है। आज तक तुम्हारे गांव में जो भी हो रहा था तुम सब उसे ख़त्म करना चाहते थे। आज तुम्हें पता चल गया है कि पूरे गांव की जो भी हालत हुई है उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है। अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? उसकी बात पर हरीश काफ़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अब मेरा वही फ़ैसला है जो पहले था। मैं ऐसी किसी भी इंसान को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता जिसने मुझे धोखा देकर मेरे गांव वालों को बर्बाद करने की कोशिश की हो। मैंने कामिनी पर बहुत भरोसा किया था, मैं उसकी बहुत कदर करता था, मगर अब मैं उसकी असलियत जानकर उसे अपने साथ नहीं रख सकता।
मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। आप लोगों को जो ठीक लगे वो करें। हरीश की बात सुनकर तांत्रिक को राहत मिली। पंडित और चौधरी साहब ने भी हरीश से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हरीश। अब हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं। तांत्रिक कहने लगा, अब मैं दुनिया वालों के सामने इसकी हकीकत खोल कर रख दूंगा। बस अब कल सुबह होने का इंतज़ार है। उसके बाद मैं जो कहूँगा वही आप लोगों को करना होगा। उनकी बात पर हरीश की माँ कहने लगी, मगर मेरी बेटी वहीं पर है, मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही है। आपको जो करना है जल्दी करें। उनकी बात पर तांत्रिक कहने लगा, मुझे मालूम है आपकी बेटी वहाँ पर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अगर वो कुछ करना चाहती तो अब तक कर देती, और अगर मैं चाहता तो मैं आज ही उसको ख़त्म करने की तैयारी करने लगता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये डायन कोई साधारण डायन नहीं है, ये बहुत ही ताकतवर डायन है। और इसीलिए मैंने इसे ख़त्म करने के लिए एक ख़ास दिन चुना है। ख़ास दिन? और कौन सा ख़ास दिन? और वो दिन आने तक ये हम लोगों के साथ न जाने क्या क्या सलूक करे। पंडित के ऐसे घबराए हुए कहने पर तांत्रिक उनसे कहने लगे, आप घबराए नहीं, वो ख़ास दिन कल ही है। यह आप लोगों की किस्मत ही है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात ऐसे समय पर ही हुई। और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि कल सदी में लगने वाला सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ऐसे ग्रहण में तांत्रिक और भूत प्रेत बहुत सक्रिय होते हैं। तांत्रिक अपनी क्रिया करते हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल ये लोग भी इस रात में बहुत सक्रिय होते हैं। डायने अपनी तांत्रिक क्रिया से कई सारे भूत प्रेतों को अपने ओर आकर्षित करती हैं, शैतान की पूजा करती हैं और शैतान को खुश करती हैं। और ऐसी रात में वो अपने असली रूप में होती हैं। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे तांत्रिक विद्या सिखाई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी ग्रहण की रातों में डायने अक्सर कोई ना कोई तंत्र क्रिया जरूर करती हैं, क्योंकि ऐसी रातों में जो तंत्र क्रिया करी जाती है उसके जरिए उन्हें मिलने वाली ताकत कई गुना ज़्यादा होती है, जो आम दिनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आंकी गई है। और ऐसी क्रिया करते समय अगर उसमें बाधा डाल के उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाए तो हमारी जीत की संभावना ज़्यादा होती है। आम दिनों में ऐसी डायनों को मारने का जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैंने कल का दिन चुना है। कल जब ग्रहण शुरू होगा तब मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तब तक आप लोगों को गांव में कहीं भी दिखाई नहीं देना है। सबको यही लगना चाहिए कि आप दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं। तांत्रिक की बात सुनकर हरीश की माँ ने उससे कहा, मुझे बस अब मेरी बेटी की फिक्र है। तांत्रिक कहने लगा, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को मैं ज़रूर बचा कर लाऊंगा। तांत्रिक की बात पर हरीश ने तांत्रिक से कहा, क्या कामिनी को जान से ही मारना होगा? उसकी बात पर तांत्रिक कहने लगा, अगर ऐसा करना पड़ा तो ऐसा करना ही होगा। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सारी शक्तियों को ख़त्म करके उसे एक आम इंसान की तरह बना दूँ, और फिर उसके बाद उसको यहाँ से कहीं दूर भगा दिया जाए। फिर वो दोबारा चाहते हुए भी पुरानी शक्तियों को हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत वक्त लग जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसे जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये कोई आम डायन नहीं है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये बस किसी खास मकसद के कारण ऐसे रुकी हुई है, वरना अब तक तो ये तुम्हारे गांव को शमशान बना चुकी होती। फिर से फैसला कर लो, मैं अभी यहीं पर हूँ। उसकी बात पर हरीश ने कहा,
मुझे भी बस अब सिर्फ मेरी बहन की फिक्र है, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। तांत्रिक को अब सभी की ओर से रजामंदी मिल चुकी थी, लिहाजा उसने उसी रात में एक खास ढंग की रस्म करनी शुरू कर दी। वो कोई तांत्रिक क्रिया करने लगा। वो एक ऐसी तैयारी कर रहा था जिसके जरिए वो कामिनी की ताकतों का सामना कर सके। वो सारी रात यूं ही कमरे में बैठा हुआ कुछ पढ़ता रहा। सुबह हुई तो सबको जल्दी से रात होने का इंतज़ार होने लगा। सबके दिल धड़क रहे थे। आज रात क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं मालूम था। कभी कभी सबके मन में ये विश्वास होता कि तांत्रिक अब कामिनी को ज़रूर यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, मगर कभी कभी उन्हीं लोगों के मन में ये सवाल आ जाता कि क्या तांत्रिक ऐसा कर पाएगा। इन्हीं उधेड़ बुन में धीरे धीरे दिन बीत गया और सूरज डूब गया। चारों तरफ रात ने अपने पांव पसार दिए। रात होते ही लोग अपने घरों में बैठ गए। कुछ देर के बाद रात का खाना खाकर सभी सो गए। रात के वक्त अब कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि लोगों के दिलों में अब खौफ घर कर चुका था। इधर चौधरी और पंडित भी अब आधी रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। तांत्रिक भी अपनी पूजा पूरी कर चुका था। वो भी अब आधी रात होने का इंतज़ार कर रहा था। वक्त तो बीतता ही चला गया और फिर रात के 12 बजे का पहर हुआ। ये वही पल था जब ग्रहण शुरू होने वाला था। 12 बजते ही तांत्रिक ने आसमान की ओर सिर उठाया और कहने लगा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही पल में ग्रहण शुरू हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पंडित और चौधरी उसके पीछे लग लिए। हरीश और उसकी माँ भी उसके साथ हो लिए। बाहर निकलने से पहले तांत्रिक ने कुछ मन में पढ़ के उन लोगों के चारों ओर हिसार खींचा और उन लोगों को एक कपड़ा दिया और उसे अपने हाथ में लपेट लेने को कहा। उसके बाद में वो उन लोगों को लेकर हरीश के घर के करीब निकल पड़ा। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना ही किसी की सांसें सुनाई दे रही थी, ना ही बैलों के गले की घंटियां। किसी भी तरह की कोई आवाज़ उस गांव में नहीं थी। अजीब सा एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। हाँ, अब सबको लग रहा था कि वाकई में आज की रात मनहूसियत भरी रात है। कुछ भी होने वाला है, कुछ भी हो सकता था। सभी के दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर तांत्रिक बेखौफ तरीके से आगे बढ़ रहा था। और फिर कुछ ही पल में हरीश ने अपने घर को देखा। आज पहली बार हरीश जब अपने घर के करीब जा रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। धीरे धीरे वो घर के करीब पहुंचा और ठीक उसी जगह पर वो लोग जाकर खड़े हो गए जहां पर वो पिछली रात को आए थे। इस बार सब लोग हरीश के घर में आंगन की ओर झांक कर देख रहे थे। छोटा सा दिया रोशन था उसके घर के अंदर। सब चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ा रहे थे। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तांत्रिक ने फिर आसमान की ओर सिर उठाया। ग्रहण शुरू होने में कुछ ही पल बाकी थे। तभी उन लोगों ने हरीश के घर में एक अजीब सा नज़ारा देखा। कामिनी कमरे से बाहर निकल कर आई और आंगन में खड़ी हो गई। अपनी आंखों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज कामिनी अपनी कद काठी से थोड़ी सी ऊंची लग रही थी। बाल तो ज़मीन तक बिखरे हुए थे, जो ज़मीन की धूल को अपने साथ लेकर चल रहे थे। कोई भी देखता तो खौफ के मारे मर जाता। वो लोग कांपते हुए उसे देख रहे थे। वो वहाँ पर बैठ गई और फिर मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। फिर वही पढ़ती हुई आवाज़ उसने बुलंद कर दी। दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और हथेलियों को आसमान की ओर करके खोल दिया। ग्रहण शुरू हो गया और फिर
पूरे गांव में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। वहां पर खड़े लोग खौफ के मारे कांपने लगे। ग्रहण शुरू होते ही कामिनी के घर से अजीब सी बदबू सी आने लगी। फिर उन लोगों ने एक अजीब सा नज़ारा देखा। आंगन की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर की ओर उछल रही थी। यूं लग रहा था कि कोई आंगन की मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रहा हो। वो मिट्टी धीरे धीरे इस तरह से खुदी कि उसमें से एक बारीक सा धुआं सा निकलने लगा, जो धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल गया। पिछली रात की तरह ही वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृति में तब्दील हो गया। अब वो लोग चुपचाप बाहर से ही सारा नज़ारा देख रहे थे। कामिनी ने कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर वहाँ पर एक और अजीब सी घटना देखने को मिली। हरीश के घर का दरवाज़ा खुला। वो बाहर का दरवाज़ा था जो किसी ने बाहर से खोला था। वहाँ से अंदर आता हुआ कोई दिखाई दिया। जब वो आंगन में आकर खड़ा हुआ तो ये देखकर सब हैरान थे कि वो पंडित का बेटा था, जिसे कामिनी ने पहले ही अपने वश में कर लिया था। पंडित का बेटा किसी रोबोट की तरह उसके सामने यूं खड़ा था जैसे कि वो अपने होश में ना हो। कामिनी ने उसे अपने सामने लेट जाने को कहा। आंगन के बीचों बीच वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप लेट गया। उसे देखकर अब पंडित ने अंदर जाना चाहा, मगर तांत्रिक ने उन्हें रोक दिया। वो कहने लगे कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर तांत्रिक ने सबको अपने पीछे किया और खुद वहाँ से दूसरी ओर चले गए। इधर कामिनी मन ही मन कुछ पढ़ रही थी और फिर उसने एक बड़ा सा खंजर निकाला। वो उस खंजर को अब पंडित के बेटे के सीने के आर पार करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से अंदर तांत्रिक दाखिल हुआ और उसने कामिनी के ऊपर कुछ पानी सा छिड़क दिया, जिसके पड़ते ही कामिनी बहुत तेज चिल्लाकर आंगन में खड़ी हो गई। पंडित के बेटे की आंखें खुली और वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो चारों ओर सबको देख रहा था। कामिनी का भयानक चेहरा देखकर वो चिल्लाकर बाहर भागने लगा। उसको चिल्लाता हुआ सुनकर गांव वालों की आंखें खुली तो अपने घर की खिड़कियां खोलकर वो बाहर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि पंडित और उनका बेटा और हरीश की माँ और हरीश ये सब बाहर खड़े हुए हैं। गांव वालों ने हिम्मत की और वो भी अपने घर के बाहर आ गए। हरीश की माँ ने बेहिचक गांव वालों को सारी सच्चाई बयां कर दी। इधर अंदर तांत्रिक अब कामिनी के सामने खड़ा था। वो उससे कह रहा था, अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना तुझे मौत के घाट उतारना पड़ेगा। इस पर वो कामिनी कहने लगी, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा सामना नहीं कर सकता। तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर तांत्रिक कहने लगा, लगता है कि तुम्हें अब मरने का ही शौक चढ़ा हुआ है। अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर तांत्रिक हाथ में पानी लेकर कुछ मनी मन पढ़ने लगा। उधर से कामिनी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर छिड़काव किए। कामिनी के ऊपर जैसे ही पानी की छींटें पड़ी वो चीख पड़ी और चीखते हुए वो घर की दीवार पर चढ़ गई। उसे दीवार पर चढ़ा देखकर गांव वाले चिल्लाकर पीछे हट गए। वो किसी बंदर की तरह उछलकर पास में लगे हुए पेड़ की डाल पर चढ़ गई और वहां पर भागते हुए दूसरी डाल पर चढ़ गई। तांत्रिक ने फिर पढ़कर कुछ दम किया। ये सफ़ेद सा धुआं निकला जो जाकर कामिनी से टकरा गया। कामिनी धड़ से नीचे गिर गई। पंडित के इशारे पर चौधरी और हरीश ने
कामिनी के ऊपर तांत्रिक की दी हुई कुछ विशेष प्रकार की जंजीरें डाल दी, जिनके पड़ते ही कामिनी चीख पड़ी। मगर अगले ही पल उसने जंजीरों को ऐसा झटका कि झटका खाकर हरीश और चौधरी साहब दूर जा गिरे। वो जंजीरों समेत वहाँ से भागती हुई दूर जाने लगी, मगर उसके सामने फिर से तांत्रिक खड़े हो गए। उन्होंने फिर से पढ़कर उस पर दम किया। वो चीख पड़ी, मगर अगले ही पल उसने पढ़कर तांत्रिक पर दम किया। तांत्रिक को यूं लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर जोरदार घूंसा मारा हो। तांत्रिक जाकर एक दीवार से टकरा गए। उनके मुंह से खून आ गया। ये देखकर तो गांव वाले एक पल के लिए कांप से गए, मगर अगले ही पल तांत्रिक फिर अपने पांव पर खड़े हो गए और इस बार उन्होंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे कामिनी के इर्द गिर्द ज़मीन पर धुआं सा निकलने लगा और उस धुएं ने आग पकड़ ली। ये देखकर गांव वाले चकित रह गए। इधर तांत्रिक ने फिर से कुछ पढ़ना चाहा, मगर कामिनी ने ऐसा कुछ किया कि वो आग बुझ गई। कामिनी तेजी से भागते हुए इधर से उधर चकमा देने की कोशिश करने लगी। वो कभी पेड़ों पर चढ़ती, घरों की दीवारों पर चढ़ जाती, कभी कभी तो वो पूरी की पूरी दीवार गिरा देती। पूरा गांव ये तमाशा देख रहा था। मगर जैसे जैसे रात बीतती रही, कामिनी की ताकतें कमज़ोर होती रहीं। अब ग्रहण का वक्त भी ख़त्म हो चला था। जैसे जैसे ग्रहण ख़त्म हो रहा था, कामिनी की तड़प बढ़ रही थी और ग्रहण ख़त्म होते ही वो धड़ से ज़मीन पर आ गिरी। तांत्रिक ने उसके चारों ओर हिसार खींच दिया। हिसार खींचते ही वो तेजी से चिल्लाने लगी और तांत्रिक से उसे छोड़ने के लिए कहने लगी। तांत्रिक ने उसे डांटते हुए कहा कि पहले तू अपना मकसद बता, तू यहाँ पर क्यों आई थी और क्यों रुकी थी। जब तांत्रिक ने सख्ती से उससे पूछा तो उसने बताया कि वो 200 साल पुरानी डायन है जो इस ज़मीन पर भटक रही है। वो हर 200 साल पर अपने ही बच्चे की बलि देती है, जिससे उसे ढेर सारी ताकतें मिलती हैं, जिससे वो हमेशा जवान बनी रहती है। हर 200 साल के बाद उसे अपने बच्चे की बलि देनी होती है और बाकी समय में उसे छोटी मोटी बलियां देकर ही अपना काम चलाना पड़ता है। उन बलियों से उसमें असीम ताकतें आ जाती हैं। ये ताकतें उसे शैतान देता है। वो शैतान की पुजारन है। ये बातें जब उसके मुंह से हरीश और उसकी माँ ने सुनी तो उनके दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई। तांत्रिक ने उससे कहा कि तेरे पास अभी भी वक्त है, मैं तेरी इन सभी शक्तियों को ख़त्म कर दूंगा। तू अंदर से संकल्प कर ले, तेरी जान बच जाएगी। मगर उस डायन ने तांत्रिक की बात नहीं मानी, उल्टा उस पर चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने अब एक त्रिशूल निकाला और उसे ज़मीन पर गाड़ दिया और अब वो कामिनी को ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ पढ़ने लगा। तांत्रिक के ऐसा करने पर कामिनी का गुस्सा भड़क गया। उसने फिर से अपनी आसुरी शक्ति को याद किया। हिम्मत करके वो हिसार से बाहर निकली और तांत्रिक पर झपट पड़ी। दोनों में फिर से मुकाबला हुआ, मगर इस बार वो जाकर उसी त्रिशूल पर गिर गई जो तांत्रिक ने ज़मीन में गाड़ा था। त्रिशूल उसके गले में जा धंसा और देखते ही देखते गांव वालों के सामने उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही गांव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। सभी इकट्ठा होकर कामिनी की लाश को देख रहे थे। सभी एक दूसरे को, जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको कामिनी के खात्मे की बातें बता रहे थे। जो भी कामिनी के बारे में सुनता दांतों तले उंगली चबा लेता। बाकी लोगों ने, जिन्होंने ये सब कुछ अपने आँखों से देखा, वो सब भी खौफ के मारे कामिनी की लाश से दूर खड़े थे। मगर अब वो खुश थे क्योंकि कामिनी का खात्मा हो चुका था। सभी कामिनी की लाश को दूर से ही देख रहे थे, कोई भी करीब नहीं जा रहा था।
वहाँ पर एक अजीब सी और घटना घटी। कामिनी की लाश से अजीब से धुआं निकलने लगा और उसके शरीर ने आग पकड़ ली। खुद ब खुद आग इतनी भयानक लगी कि गांव वाले चिल्ला पड़े, मगर तांत्रिक ने मनी मन कुछ पढ़ा और उसकी लाश पर दम किया। आग तो बुझ गई, मगर बुझते बुझते वो कामिनी के शरीर को अध जला कर गई थी। जला हुआ शरीर देखकर लोग और भी खौफ खा रहे थे। अब कामिनी की लाश बेसुध पड़ी थी। सुबह हुई और बचे खुचे लोग भी इकट्ठा हो गए। तांत्रिक ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, इसको तो जो करना था वो इसने किया, मगर इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि इसकी लाश को सम्मान के साथ जलाया जाए, सारा क्रियाक्रम किया जाए। तांत्रिक की बात मानकर उसके क्रियाक्रम की तैयारी शुरू हुई और फिर कुछ लोगों को तैयार किया गया। कोई भी उसकी लाश को कांधा नहीं दे रहा था, मगर कुछ लोगों को जब तैयार किया गया तो हिम्मत करके उन लोगों ने कामिनी की लाश को कांधा दिया। उस अधजली लाश को ढंग से क्रियाक्रम करके उसकी चिता में आग लगाई गई। ये सब कुछ गांव से बाहर किया गया। कुछ ही पल में उसकी चिता ने आग पकड़ ली और फिर उस आग ने लकड़ी समेत कामिनी के शरीर को राख में तब्दील कर दिया। इस तरह से गांव वालों के दिलों से उस डायन का डर अब खत्म हो गया। पूरे गांव में खुशहाली छा गई। सब ठीक से रहने लगे। इन सब बातों का असर हरीश की ज़िंदगी पर निजी तौर पर भी पड़ा था। पंडित और चौधरी साहब ने उसे बहुत समझाया। हरीश ने भी खुद को संभाला। समय बीतता गया। गांव में मंदिर बन गया, कुओं की सफाई हो गई। सब कुछ पहले की तरह खुशहाल सा होने लगा था। धीरे धीरे इस घटना को 1 महीने का वक्त बीत गया। अब सब लोग अच्छे से रह रहे थे, मगर एक दिन दोपहर के वक्त सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी गांव की एक औरत अजीब ढंग से चिल्लाने लगी। वो कांपने लगी और धड़ से ज़मीन पर गिर गई। वो छटपटाती हुई इधर से उधर पलथे खाने लगी। उसे यूं करता देखकर गांव की औरतों ने उसे रोकने की कोशिशें की, मगर सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। फिर एकदम से वो औरत उठ खड़ी हुई और हंसते हुए कहने लगी, मैं वापस आ गई। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।